अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़रहीन है और मैं एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। छोटा सा मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दूँ, उसके बाद फिर हम आज जिस मौज़ूअ पे बात करेंगे वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज, जो कि मेरे ख़्याल से पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में, इस तरह के बच्चों के साथ काम करते हुए। डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी, ऑटिज्म, स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले और जो आपके न्यूरोटिपिकल चाइल्ड हैं उनको भी स्पीच की जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको मैंने हैंडल किया। लाइक स्टैमरिंग, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कराची, इस्लामाबाद, दोनों जगह मैंने 5 साल से मैं काम कर रही हूँ और मुख्तलिफ इदारों में काम किया। ARC में काम किया, जमीन ऑटिज्म सेंटर में काम किया। इसी तरह कराची में वाइलास अकेडमी है, बहुत अच्छा इदारा है स्पेशल बच्चों के हवाले से, वहाँ पे काम किया। कोकलर इम्प्लांट बच्चों के साथ काम किया। स्काई एक स्पेशल बच्चों का कराची में स्कूल है, वहाँ पे काम किया। उसके अलावा अपने तौर पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। स्पीच थेरेपी का पूरा अवेयरनेस वीक, पूरा अवेयरनेस मंथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से काफ़ी इसमें काम किया। लेकिन जो एक चीज़ मुझे नज़र आई इस फील्ड में, जो मुझे लैक नज़र आया सबसे ज़्यादा, वो ये दिखाई दिया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो ये है कि इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। और जितना ये मामला सीरियस है स्पीच का, उसको उतना सीरियस लिया नहीं जाता। इवन अभी भी अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब फिर भी बेहतरी है, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए। इवन कि माँ बाप को भी नहीं पता होती बेसिक चीज़। तो उसी के लिए ये शाफी मेडिकल सेंटर के ताउन से हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है। किस तरह के मौज़ूआत पे बात की जाए जिसमें अवेयरनेस हो लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो दूसरे लोग हैं, जो कि बाद में पेरेंट्स को रोक देते हैं कि नहीं जी खुद ही ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। एक बड़ा कॉमन कंसेप्ट हमारे यहाँ है कि जी कोई बात नहीं, अगर बच्चा देर से बोलता है तो खैर है, बोलने दें, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पेरेंट्स को मिसगाइड ना करें। अगर वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको मिसगाइड ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अवेयरनेस की है कि एटलीस्ट लोगों को पता हो कि बेसिकली स्पीच क्या है, स्पीच थेरेपी क्या है, लैंग्वेज क्या है, कहाँ पे बच्चा स्पीच डिले है, कहाँ पे लैंग्वेज डिले है, कौन सी एज में जो है उसके माइलस्टोन्स जो है वो क्या होने चाहिए। हम बाहर अगर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 4 साल तक वेट किया जाता है कि अगर एक बच्चा 4 साल में भी सही से नहीं कम्युनिकेट कर रहा तो इट्स ओके। वहाँ पे वेट करते हैं क्योंकि हमारे और उनके जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत फ़र्क है। बेसिकली हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आप समझे, एक्टिव है। लेकिन वहाँ पे अगर एक बच्चा है तो उसको ज़्यादातर है तो वो अकेले रहेगा, एक आइसोलेटेड लाइफ होती है वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चे को शुरू से एक सोशल गैदरिंग्स मिलती हैं, एक सोशल इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें उसको मतलब बहुत इंट्रैक्शन मिलता है। तो 2 से ढाई साल का हमारा जो बच्चा होता है वो सेंटेंस लेवल पर होता है क्लियर, विथ 50%, सॉरी 25% क्लियरिटी, ठीक है। तो जैसे हमारा, अब मैं अपने मौजू की तरफ आती हूँ कि जो हमारा आज का मौजू है वो बेसिकली ये है कि व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज एंड व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज। कहाँ पे हमारे लिए अलार्मिंग है, कहाँ पे हमारे लिए जो है वो रेड फ्लैग है कि हमारा बच्चा जो है वो इस एज में है और उसकी ये साउंड नहीं है, या उसकी सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, या वो सोशल नहीं है, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपको 2 से 3 साल के दरमियान का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आज जब आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब मैं एंड में दूंगी। तो 2 से 3 साल का जो टाइम होता है
किसी भी बच्चे की लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहीं पे कोई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ और वहीं पे डायग्नोज हो जाता है तो उसको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हाँ, ये है कि अगर आप बच्चे सिवियर ऑटिस्टिक है, सिवियर एडीएचडी है, तो वहाँ पे फिर केस डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है, लेकिन अगर वो लैंग्वेज डिले हो गया, स्पीच डिले हो गया, स्क्रीन टाइम की वजह से, या फिर जो आइसोलेटेड था, या वो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उन बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो सकता है अगर आप टाइमली कॉपरेट करें थेरेपिस्ट के साथ, या उसको थेरेपिस्ट को दिखा दें, या जो भी कंसर्न बंदा है उसके साथ आप डिस्कशन भी कर लें और पेरेंट्स पूरी तरह से ताउन करें, तो उन बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, इनके पेरेंट्स के कॉपरेशन था, तो बच्चे माशाल्लाह से आज ठीक है, विद इन 1 और 2 ईयर्स वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी जो भी स्पीच के मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें पेरेंट्स का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहेंगे बस थेरेपिस्ट के पास हमने छोड़ दिया है और एक सेशन है जो कि 45 मिनट्स का है और उसके बाद 1 महीने में हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हफ्ते में 3 दिन आप सेशन ले रहे हो और फिर घर पे आप उसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हो, रिपीटेशन नहीं करवा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है मैं उसको स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि प्लीज़ अगर आप कॉपरेट कर सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो बताएं, अदरवाइज आपका टाइम और पैसा दोनों का ज़िया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब पहले तो मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ स्पीच, कि स्पीच होता क्या है। देखिए स्पीच जो है ना, बेसिकली साउंड्स है, लाइक जो साउंड्स होती है ना, साउंड ऑफ वर्ड्स, लाइक म, प, ल, ढ, इस तरह की जो साउंड्स है, दीज आर द स्पीच। अगर बच्चा यहाँ पे एरर कर रहा है ना, ठीक है, स्पीच साउंड डेवलप्ड होते होते 5 ईयर्स का टाइम होता है, 1 to 5 ईयर्स का। अगर बच्चा इन साउंड्स में परफेक्ट नहीं है, किसी भी साउंड में, 5 साल तक, चलो 6 साल तक भी आप वेट कर लें, 6 साल तक, तो फिर ये आपके स्पीच का उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम होगा। हर वर्ड में उसको प्रोनाउंसिएशन का मसला होगा। जब प्रोनाउंसिएशन का मसला होगा तो डेफिनेटली क्लियरिटी नहीं होगी। अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बात करूँ तो हम इसको अनइंटेलिजिबल स्पीच कहते हैं, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती। तो ये आपका स्पीच डिले होगा बच्चा, ठीक है। अगर आपका बच्चा, मैं आपको साउंड्स की एज बता दूं, 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है ना, वो का, गा, टा, या, आ, ब, ड, ट, ये साउंड्स बोल लेता है। अगर आपने नोट कर ले तो आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग होगा। इससे 3 से 4 साल का जो बच्चा होता है वो ला, श, च, ज, ये साउंड्स प्रॉपर बोल रहा होता है, ठीक है। फिर 4 से 5 साल के दरमियान जो बच्चे की रा साउंड डेवलप्ड हो जाती है, और 5 साल तक सारी साउंड्स डेवलप्ड हो जाती है। हाँ, उसमें माइनर सी मिस्टेक्स रह जाती है, तो भी आप समझे 5.5 या 6 साल तक प्रॉपर हो जाती है। लेकिन अगर 6 साल पे भी आ गया, आपका बच्चा रा साउंड नहीं बोल रहा, शाह साउंड नहीं बोल रहा, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से उसकी लैंग्वेज में इशू आ रहा है, फिर उसके प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है, और फिर उसकी वजह से उसकी जो एकेडमिक्स है स्कूल की वो मुतासर हो रही है, तो फिर ये अलार्मिंग है, दैट्स अ रेड फ्लैग। शाह साउंड की 4 साल में परफेक्ट हो जाती है, और वो अगर 6 साल तक नहीं आ रही है और फिर मजीद आप डिले करते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको रिकवर करना इजीली। तो मैक्सिमम अगर आप 5.5 6 साल की उम्र में इस चीज़ को देख लेते हैं, इस पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है अपने बच्चे पे, उसकी साउंड्स के ऊपर देखना पड़ता है कि कहाँ पे बच्चा क्या गलती कर रहा है। तो सही टाइम पे अगर आप थेरेपिस्ट के पास ले आते हैं तो ये बहुत ईजी हमारे लिए, बहुत आसानी होती है। 6 महीने से साल में जो है बच्चे की साउंड ठीक हो जाती है, उसके बाद हम सिर्फ उसके जो काम करते हैं वो मेंटेनेंस पे काम करते हैं कि बच्चा भूले नहीं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स मौजूद है। हाँ, जो एक मेरी क्लाइंट है, मुझे से 2 साल हो गए उसकी थेरेपी को, और वो बिल्कुल परफेक्शन पर है। और वो 6 साल की थी जब मैंने उसको ज्वाइन किया था, लेकिन उसकी मदर बहुत कोऑपरेटिव है, वो बिल्कुल उस तरह फॉलो चीज़ों को करती थी जैसे मैं उनको बताती रही, और रिजल्ट हमारे सामने, वो बच्ची बिल्कुल नहीं बोलती थी, और उसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन का भी इशू था, उसकी लैंग्वेज का भी इशू था। वो क्या करती थी कि वन वर्ड में जवाब देती थी, और बाकी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड है, न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है। लेकिन आज वो
स्टोरी टेलिंग के ऊपर है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, आपकी स्पीच होगी ना, कि आपकी जो स्पीच की साउंड्स है कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पीच साउंड अगर होगी तभी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी। अगर स्पीच साउंड ही मिसिंग है, जैसे कि फ्लू में भी हमारे साथ हो रहा होता है कि आपकी स्पीच साउंड बहुत सारी मिसिंग हो रही होती है, वो मज़ा नहीं आता सुनने में या बोलने में। अब यही चीज़ अगर आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा हो तो कितना बुरा लगेगा। और फिर बच्चों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको स्कूल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब अगर उनकी एज का एक बच्चा है, वो बिल्कुल क्लियर स्पीच है उसकी, तो वो डेफिनेटली इस एज में बच्चों को इतनी समझ तो नहीं होती कि भाई किसी को हर्ट करना क्या होता है, तो वो एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। और यही चीज़ें बच्चों को स्टैमरिंग की तरफ भी ले जाती है, जो कि फिर हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब एक बच्चा स्टैमरिंग और आर्टिकुलेशन दोनों के साथ आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर पेरेंट्स को नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात तो कि स्पीच की साउंड्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम लैंग्वेज की तरफ आते हैं। अब लैंग्वेज क्या है, देखिए लैंग्वेज में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, ठीक है। जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है, बेसिकली वो होती है अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड फॉलोइंग। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, एक बच्चा जो 1 से 2 साल का है, वो आपकी 1 to 2 स्टेप कमांड इजीली फॉलो से करनी चाहिए। गिव मी ग्लास और गिव मी वाटर, 2 साल का बच्चा इतना कर लेता है। गिव मी बॉल, थ्रो द बॉल और पुट इट इनटू द बॉक्स, लाइक इस तरह से 3 साल का जो बच्चा है हमारा, वो 3 स्टेप कमांड फॉलो आराम से कर लेता है। क्लोज द डोर, ओपन द बुक एंड गिव मी वाटर, अगर पास पास की चीज़ें हैं तो वो इजीली कर लेता है। या सिंपली या प्ले में भी कोई अगर टास्क हो गया, गिव मी बॉल देन थ्रो द बॉल और पुट इट इनटू द बॉक्स, कर लेता है, ठीक है। ये रिसेप्शन है आपकी सारी, और उसको लाइक व्हाट इज दिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और खुद से वो क्वेश्चंस भी करने लगता है 3 to 4 years में। जो 4 साल का हमारा बच्चा होता है, उसको 4 स्टेप कमांड इजीली फॉलो कर लेनी चाहिए। जो उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज की जो प्रॉपर एज है वो यही है। अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज अलार्मिंग। इसी तरह रिसेप्शन के अंदर WH क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू, तो ही और शी मस्ट रिप्लाई आई एम फाइन। ये नहीं कहेगा माई नेम इज। अगर वो कहता है माई नेम इज, तो विच मीन्स कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है व्हाट के क्वेश्चंस पे, कि मुझसे क्या पूछा गया है। तो WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 साल में बच्चों को क्लियर हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी और जो है रिसेप्टिव लैंग्वेज में भी। रिसेप्टिव लैंग्वेज में बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, चाहे वो जवाब ना दे, लेकिन 3 से 4 साल का बच्चा काफ़ी हद तक व्हाट इज दिस, वेयर आर वी गोइंग, हु आर यू, हु इज दिस, गर्ल और बॉय, ये सारे जो कंसेप्ट है ना, ये क्लियर हो जाते हैं। और जो हमारा प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, जो कि हमारी लैंग्वेज में ICW लेवल 4 के ऊपर आता है, वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है 4 साल तक। वो भी क्लियर हो जाता है 4 साल तक। और फिर सॉरी अच्छा, मुझसे किसी ने कहा है कि टॉपिक को मैं रिपीट कर दूँ, शेयर कर दूँ। ओके, शेयर मैं आपको बाद में टॉपिक कर दूँगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। टॉपिक जो आज का हमारा है वो बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है। व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे कि प्रीपोजिशंस जो होती है लाइक बिहाइंड, बिटवीन, इन, ऑन, अंडर, ये जो कंसेप्ट हैं आयतन इंग्लिश और उर्दू, कि हमारे बच्चे मोस्टली उर्दू लैंग्वेज में ग्रो करते हैं, तो उर्दू के जो उनके कंसेप्ट होते हैं क्लियर हो जाते हैं 4 years में, और 4 to 5 years में बच्चे स्टोरी टेलिंग की तरफ आ जाता है। ये सिर्फ रिसेप्टिव लैंग्वेज हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को इस तरह से हैंडल करना। तो ये डिफरेंस हो गया था, हो गया हमारा स्पीच का रिसेप्टिव लैंग्वेज का। अब आप आ जाते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं।
सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड प्रैग्मेटिक्स। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये 5 वो कंपोनेंट्स होते हैं, इससे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हमारी बनती है। एक 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है हमारा, वो इजीली 2 to 3 वर्ड सेंटेंस बोल लेता है विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, क्योंकि शुरू से उसकी जो हियरिंग ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, तो वो सुनता है और अपने एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर लेता है। ठीक है, और एक 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो स्टोरी टेलिंग और WH क्वेश्चंस के ऊपर होता है विदाउट एनी हेल्प। लाइक के बच्चे स्कूल गए तो आगे बताएगा कि आज ये हुआ था, यूं हुआ था, और वो आई क्वेश्चंस भी शुरू कर देता है, कैसा है तो क्यों है, ये चीज़ कैसे हो रही है। तो लाइक अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और आपका बच्चे इन चीज़ों के ऊपर है तो दैट इज फाइन। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट रेड फ्लैग कहाँ पर आता है, अगर पहली बात पाकिस्तान में इतना अभी भी कंसेप्ट नहीं है कि हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है उसका फौरन हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए प्रॉपर। उससे ये होता है कि अगर थोड़ा भी हार्ड ऑफ हेयरिंग भी होता है ना अगर बच्चा, क्योंकि हेयरिंग एज जो होती है बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे की हेयरिंग है जो वहीं से काउंट करते हैं। तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो क्योंकि अपनी माँ की आवाज़ को सुन रहा होता है, तो इसलिए अपनी माँ की आवाज़ फौरन ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन अगर बच्चे की हेयरिंग नहीं है, अगर बच्चे की हेयरिंग नहीं है, ठीक है, या हार्ड ऑफ हेयरिंग है, या कोई भी माइनर सा माइल्ड सा इशू है और वो उसी वक्त डायग्नोज हो जाता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। हेयरिंग ऐड हो गए, या अगर वो बिल्कुल डेफ है तो कोक्लियर इम्प्लांट है। फिर बच्चों की स्पीच थेरेपी लेकिन लाजमी होती है, क्योंकि स्पीच थेरेपी अगर नहीं होगी तो फिर आपकी हेयरिंग और कोक्लियर का कोई फायदा नहीं है। बाज़ जगह पे ये भी गाइड नहीं किया जाता पेरेंट्स को कि आपकी जो है वो कि अगर लाइक पेरेंट्स को बाज़ जगह ये नहीं बताया जाता। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जिनके बच्चों का कोक्लियर इम्प्लांट हो गया था, लेकिन उनको ये गाइड नहीं किया गया कि आप इसकी स्पीच थेरेपी फौरन करवाएं, तो उस वजह से बच्चों का स्पीच और लैंग्वेज डिले हो गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे को हेयरिंग का इशू है, हेयरिंग एडेड है, आपके कोक्लियर इम्प्लांट है, तो फौरन एज सुन एज पॉसिबल उसकी स्पीच थेरेपी शुरू करवाएं। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल है मेरे पास, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द पेरेंट्स ड्यूरिंग थेरेपी। देखिए, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे फादर्स का। मेरे पास ऐसा केसेस आते हैं कि इसमें मदर अकेली जो है वो सर्वाइव कर रही होती है, अकेली स्ट्रगल कर रही होती है, और उनके और भी बेबीज होते हैं। इसके मेरे पास अब रिसेंटली एक केस है, उनके ऑलरेडी आई गेस 3 या 4 है चिल्ड्रंस, और साथ में जो बच्ची है उसका स्पीच का, मतलब एक बच्चे का स्पीच का भी इशू है, और वो मदर जो बेचारी अकेले सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग द फादर्स कि प्लीज़ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर की जिम्मेदारी है। काइंडली आप लोगों का बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ जितना बातें करेंगे उतनी थेरेपी हमारी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा फादर और मदर टाइम देंगे और चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो 50% रोल अगर हमारा है, 50% जो है वो पेरेंट्स का रोल है। और एक चीज़ ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे माइलस्टोन्स अगर नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने का आपका बच्चा है और वो कोई नहीं करता, फिर 6 मंथ में बैबलिंग नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं देता, दीज आर द अलार्मिंग साइंस। तो इनको ये है कि दीज आर द अलार्मिंग साइंस, और अगर यही कंटिन्यू होते हैं, फिर 1 साल की उम्र में वो बिल्कुल आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, ना नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो मे बी कि उसको कोई और इशू भी हो सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी डिले ना करें, आप अवॉइड ना करें। 2 साल तक का फिर भी हम टाइम रखते हैं कि चले बेबी के स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चा डिले हो गया हो, लेकिन 2 साल के बाद तो बिल्कुल भी आप अवॉइड नहीं करें, क्योंकि अगर 2 साल तक के बाद आप मजीद अवॉइड करते हैं तो फिर ये बच्चे के लिए जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखिए, अगर ऑटिज्म भी है, जो ADHD भी है, और वो माइल्ड है या बॉर्डर लाइन पर है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सही एज पे उसको ट्रीट करना है, उसको ओवरकम करना। लेकिन अगर पेरेंट्स की तरफ से कॉपरेशन नहीं होता तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है।
आई होप कि आज के टॉपिक में आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।